अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। तो आज जो है वो मैंने लेक्चर नंबर 22 जो है उसको स्टार्ट करना है और हमने ग्रेविटेशन जो है उसको स्टार्ट की हुई है और कल हम ग्रेविटेशनल फील्ड को स्टडी कर रहे थे। कल मुझे बड़ी डिसपॉइंटमेंट हुई है कुछ चीज़ों के ऊपर, वो अभी मैं लेक्चर के एंड में आपके साथ डिस्कस करूँगा। मैं अभी इस वक्त उसके ऊपर टाइम जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहता। हम पढ़ रहे थे ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इट्स स्ट्रेंथ, और इसकी स्ट्रेंथ जो है ये चीज़ जो है इसको हम स्टडी कर रहे थे, ठीक है। और इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आपको करवाई थी, उनमें से एक दो रह गई है, तो वो घंटा से ऊपर हो गया था टाइम, इसलिए फिर मैंने वीडियो जो है उसको रोक दिया। क्वेश्चन देखें आप एक और एग्जांपल कि हमारे पास जो है ये इस तरह एक रिंग है, ठीक है। ये रिंग है जिसका मास m है और r इसका रेडियस है। यहाँ पर ये फोर्स F एक मैस पड़ा हुआ है m उसके ऊपर ला गई है, तो आपने F फोर्स जो है वो फाइंड करनी है। तो देखिए ये मास पड़ा हुआ है, ये इसके ऊपर F फोर्स लग रही है, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में इसकी फील्ड की स्ट्रेंथ भी होगी, यानी कि हमने F फाइंड करना है, तो हमारे पास E जो है वो आपको पता है कि F ओवर M के बराबर होता है। इस बात का आपको पता है कि E जो है वो F ओवर M के बराबर होता है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हमें पहले तो E की वैल्यू चाहिए, ठीक है। कि E जो है वो हमारे पास यहाँ पर कितना निकलेगा, ठीक है। तो E को कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं ये जो रिंग है, ठीक है, इसका एक पोर्शन स्टडी करता हूँ। या E जो है हमने ये निकाला था पीछे, ठीक है। इस रिंग का E हमने निकाला था और वो E क्या आया था हमारे पास, वो आया था 2 ओवर पाई GM ओवर R स्क्वायर और J यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से F इज इक्वल टू एम ई, तो मेरे पास F कितना आ जाएगा, M इंटू ई की वैल्यू 2 पाई GM और R स्क्वायर इंटू G, ठीक है। तो F मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगा, 2 ओवर पाई GM M ओवर R स्क्वायर। ये इतनी फोर्स इस मास M के ऊपर लग रही है जो इस रिंग के ऊपर पड़ा हुआ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम एक और एग्जांपल जो है इसी से रिलेटेड वो देखते हैं। एग्जांपल क्या है कि अब है हमारे पास रिंग ही है, ठीक है। रिंग है लेकिन उसका मास M और R है, लेकिन उसका एक क्वाड्रेंट हमने ले लिया है, एक पार्ट ले लिया, क्वाड्रेंट उसका हमने एक क्वाड्रेंट ले लिया, यानी कि ऐसे ये एक क्वाड्रेंट जो है ये हमने ले लिया।
है, यहाँ से इसको यूं मिला दें और इसको ऐसे मिला दें। एक क्वाड्रेंट, ये क्या है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट है, तो इसको इसके साथ मिला दें, बल्कि इसको ऐसे करें कि इसके साथ इसको मिला दें और यहाँ पर इस क्वाड्रेंट के ऊपर एक छोटा सा मास, और ये छोटा सा मास DM जो है इसकी एक स्ट्रिप को काटे। ठीक है, यहाँ से ये कोई एंगल थीटा बना रहा है और इधर से ये कोई एंगल D थीटा जो है वो बना रहा है। ठीक है, तो हमने अब फाइंड करना है फील्ड। ठीक है, फील्ड हमने फाइंड करना है EX फील्ड और EY फील्ड जो है ये हमने कैलकुलेट करनी है, EX और EY फील्ड। अब आप देखें कि चूंकि हमने ये एक क्वाड्रेंट लिया हुआ है, तो ये क्वाड्रेंट जो है इसकी कोई लेंथ L होगी। ठीक है, द क्वाड्रेंट लेंथ इज इक्वल टू L, इसकी कोई L लेंथ होगी, और ये चूंकि टोटल लेंथ जो है वो 2 पाई आर होती है, उसकी हाफ पाई आर और पाई आर की हाफ पाई आर बाई 2, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी पाई आर बाई 2, क्योंकि आर जो है वो इसका रेडियस है। ठीक है, आर, ये आर इसका रेडियस है। आप देखें कि ये जो स्ट्रिप मैंने ली थी यहाँ पर, मैं अगर इसको यूं बनाऊं तो ठीक है, तो ये स्ट्रिप जो है इसका यहाँ पर ये वाला जो है ये क्या है, ये आर रेडियस, यहाँ से ये एंगल बना रहा है D थीटा। ठीक है, तो ये क्या होगी, आर्क लेंथ RD थीटा के बराबर होगी। अब आप देखें कि हमारे पास जो फील्ड की सिचुएशन है, ये देखें। ठीक है जी, इस तरफ ये वाला कंपोनेंट जो है, अगर ये थीटा एंगल है तो ये DE साइन ऑफ थीटा बन रहा है, और ये वाला DE कॉज ऑफ थीटा जो है वो बन रहा है। अच्छा, अब हमने यहाँ से DM ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास कंपोनेंट बन रहे हैं, यानी कि हमारे पास जो EX है वो किसके बराबर आ जाएगा, DE साइन ऑफ थीटा, और EY आ जाएगा मेरे पास DE कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पर मसला ये है कि ये क्वाड्रेंट है, ये सिमेट्री नहीं है इसके अंदर। अगर सिमेट्री होती तो इस साइड से जो DE कॉस थीटा वाला कंपोनेंट था वो कट जाता, तो हमारे पास सिर्फ जो है वो एक ही रह जाता। ठीक है, यानी कि हमारे पास सिर्फ EX रह जाती, EY। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि सिमेट्री नहीं है, सिर्फ क्वाड्रेंट है, हमारे पास सिर्फ क्वाड्रेंट है, इसलिए हमारे पास दोनों EX और EY आ रहे हैं। जब आपने पीछे रिंग का केस डिस्कस किया था तो उसके अंदर ये चीज़ आपने देखी थी कि वहाँ पर सिमेट्री की वजह से कंपोनेंट्स जो हैं वो कैंसिल हो गए थे, तो यहाँ पर अब सिमेट्री नहीं है, तो इसलिए हमें EX और EY जो हैं ये दोनों कैलकुलेट करके देखने पड़ेंगे। अब आप देखें कि हमारे पास ये फील्ड है और इसको हमने कैलकुलेट करना है, और DM हमने छोटा मास जो है उसको मान लिया हुआ है, वो हमने कहा है कि DF जो है हमारे पास एक छोटा मास DM है। तो अब आप देखें कि पहली चीज़ ये है कि लेंथ हमारे पास कितनी थी, लेंथ थी पाई आर बाई 2। ठीक है, और अगर हम देखें तो लीनियर मास डेंसिटी, जो इसकी लीनियर मास डेंसिटी है, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू DM ओवर लेंथ कितनी RD थीटा। मास पर, यहाँ पर लेंथ छोटा L क्या है इसको, ये लेंथ पाई R बाई 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2L ओवर
पाई आर इज इक्वल टू डी एम आर डी थीटा। ये चीज़ जो है ये हमारे पास आ जाएगी डी एम ओवर आर डी थीटा। तो यहाँ से आप देखें कि जब हम ई एक्स की बात करते हैं तो ई एक्स हमारे पास कितना है, डी ई साइन ऑफ डी ई कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, ई एक्स जो है वो डी ई कॉज ऑफ थीटा। तो डी ई हमारे पास कितना है, देखिए डी ई हमारे पास जी डी एम ओवर आर स्क्वेयर के बराबर है। ठीक है, तो ई एक्स में वैल्यू रखूं डी ई की, तो जी डी एम ओवर आर स्क्वेयर कॉज ऑफ थीटा ये आ जाएगा, और ई एक्स जो है जी ओवर आर स्क्वेयर बाहर आ जाएगा, और डी एम डी थीटा। अब डी एम और डी थीटा तो इंटीग्रेट नहीं हो सकते। ठीक है, ये हमारे पास एक यहाँ पर मसला जो है वो पैदा हो गया। तो देखिए ये हमने रिलेशन लिखा था, यहाँ पर आर आर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे पास क्या बन जाएगी, ये मेरे पास बन जाएगी डी एम। ठीक है, डी एम ये यहाँ पर ये 2m था। ठीक है, तो मेरे पास डी एम यहाँ से हम निकाल लें तो आर आर से कट गया, तो 2m डी थीटा, 2m डी थीटा डिवाइडेड बाई पाई, ये चीज़ आ गई। इसको इधर रख दें तो ई एक्स जी ओवर आर स्क्वायर। अब देखिए सिर्फ हमारे पास जो है वो डी एम यहाँ पर कितना था, डी थीटा नहीं था, इधर कॉज ऑफ थीटा था। ठीक है, तो हमारे पास ये सारा तो 2m ओवर पाई ये तो बाहर आ गया, और अंदर हमारे पास कॉज ऑफ थीटा डी थीटा रह गया। अब यहां पर मसला ये है कि इसकी अब लिमिट क्या होगी। देखो ये आधा है, 0 से पाई होता है ना लाइन पूरे का, तो ये आधा है। ये कितना है, ये 0 से पाई बाई 2 है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास ई वाई भी आएगा। ई वाई में क्या होगा कि जी ओवर आर स्क्वेयर, इधर 2m आना है, 2m ओवर पाई साइन थीटा डी थीटा 0 से y/2। ये चीज़ जो है ये हमारे पास बन जाएगी। तो ये हमारे पास ई एक्स और ई वाई जो है वो आ जाएंगे। तो अब आप देखें कि जब हम ई एक्स को करेंगे तो काज की जो डिफ्रेंशिएशन है, काज की जो इंटीग्रेशन है वो माइनस साइन थीटा हमारे पास आ जाएगी। तो ये तो आप कर लेंगे, इसको इसकी इंटीग्रेशन तो ई एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ई एक्स इज इक्वल टू जी ओवर आर स्क्वेयर 2m ओवर पाई और 0 से π/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ थीटा, ई एक्स आ जाएगा जी ओवर आर स्क्वेयर 2m ओवर पाई साइन π/2
माइनस साइन ज़ीरो। तो ये तो ज़ीरो हो गया साइन पाई बाई 1। तो ई एक्स मेरे पास जी ओवर आर स्केयर 2m ओवर पाई। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि ई एक्स 2gm पाई आर स्क्वेयर के बराबर है। ठीक होगी बात। तो ये मेरे पास जो है वो आ गया ई एक्स, इसको आप कह सकते हैं आई यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसी तरह आप देखें ई वाई को, ई वाई भी हमारे पास यही निकलेगा। ठीक है, ई वाई भी हमारे पास क्या आ जाएगा 2gm ओवर पाई आर स्क्वायर, सिर्फ इसके साथ जे यूनिट वेक्टर लग जाएगा। ये भी उसी तरह इसकी साइन की माइनस काज, ठीक है, और माइनस काज पाई बाई 2 कर देता हूँ इधर में। ये देखिए जी ओवर आर स्क्वायर 2m ओवर पाई, इधर क्या आएगा 0 से पाई बाई 2 माइनस काज ऑफ थीटा। तो ई वाई जी ओवर आर स्क्वायर 2m ओवर पाई इंटू माइनस काज पाई बाई 2 और माइनस ये माइनस जो है इसको बेशक आप बाहर नहीं है, माइनस कॉज 0 डिग्री। तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और यहाँ से ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास कॉज 0 डिग्री 1 ही रह जाएगा। तो ई वाई हमारे पास 2gm और पाई आर स्क्वायर जे यूनिट वेक्टर जो आ जाएगा। अब हमारा मसला जो है वो ये है कि अब हमने ई नेट, क्योंकि हमारे पास ई एक्स भी आ रहा है और ई वाई भी आ रहा है, तो हमने ई नेट जो है उसको फाइंड करना है। ई नेट, नेट फील्ड जो है वो फाइंड करनी है। तो ई नेट हमारे पास क्या होगी, आप देखें कि ये हमारे पास सिचुएशन है, ये ई नेट है, ये ई एक्स है और ये ई वाई है। ठीक, ये हमारे पास सिचुएशन है। तो क्या हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा हमारे पास ई स्क्वायर एक्स प्लस ई स्क्वायर वाई का अंडर रूट। तो ई एक्स और ई वाई का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो ये हो जाएगा ई के बराबर। तो ई नेट क्या आ जाएगा आपके पास, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर का अंडर रूट और ई नेट आ जाएगा 2e स्क्वायर का अंडर रूट और ये आ जाएगा ई नेट 2 अंडर रूट और टी ई आ जाएगा हमारे पास 2gm ओवर पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास नेट फील्ड निकला है रिंग के एक क्वाड्रेंट की वजह से। सिर्फ यहाँ पे ये कंसेप्ट था कि हमारे पास सिमेट्री नहीं थी और कैंसलेशन नहीं हो रही थी, इसलिए हमें एक्स और वाई कंपोनेंट जो है उनकी फील्ड भी जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, अब एक और एग्जांपल देखते हैं इसी से रिलेटेड। लास्ट एग्जांपल है जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और इससे रिलेटेड जो है। तो एक और एग्जांपल जो है उसको देखते हैं। ठीक है, सपोज करें कि हमारे पास एक ये पी पॉइंट है। ठीक है, ये पी पॉइंट है, इसके सेंटर पे मैं यूँ बना देता हूँ। ये पी पॉइंट है, ठीक है, और ये यूँ मिला हुआ है। ये एक सेंट्रल लाइन है हमारे पास, और थोड़ा सा इसको इस तरह बढ़ा देते हैं। ये एक सेंट्रल लाइन है हमारे पास,
ठीक है, हम यहाँ पर एक मास, छोटा मास लेते हैं dm, टोटल मास वैसे इसका m है और रेडियस इसका r है। ये पॉइंट P जो है आपको नज़र आ रहा है। हमने एक्चुअली ये पॉइंट P जो है इसके ऊपर फील्ड जो है उसको फाइंड करना है। यहाँ से एंगल बन रहा है 5/2 और इधर से भी एंगल बन रहा है 5/2, ठीक है जी। और ये एंगल जो बन रहा है ये dm के साथ ये थीटा है। इसी तरह हम यहाँ पर भी कोई एलिमेंट dm जो है वो ले लेंगे। तो आप देखें तो ये सिचुएशन एक्चुअली क्या बन रही है कि ये यूं है ऐसे और ये एंगल फाई है, ठीक है, और r इसका रेडियस है। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, s = r फाई, ये इसकी लेंथ हो जाएगी। अब हमारे पास जो फील्ड है वो है E dE cos ऑफ थीटा, ठीक है, dE cos ऑफ थीटा। देखिए ये थीटा एंगल है, तो इधर इसके सामने वाला यहाँ पर होगा d साइन ऑफ थीटा और इधर भी एक कंपोनेंट होगा d साइन ऑफ थीटा। ये होगा d साइन ऑफ थीटा, इधर एक कंपोनेंट और इधर भी एक कंपोनेंट होगा d साइन ऑफ थीटा, ठीक है, ये दो कंपोनेंट होंगे। ये सिमेट्री की वजह से d साइन ऑफ थीटा माइनस d साइन ऑफ थीटा जो है ये तो आपस में कैंसिल होगा जाए और सिर्फ ये वाला कंपोनेंट रह जाएगा इसका dE cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो E आ गया dE cos ऑफ थीटा और E हमारे पास यहाँ पर अब dE कितना है, dE हमारे पास GdM/r के लिए जो हमने मास एलिमेंट यहाँ से काटा है इसका, तो ये आ जाएगा GdM/r² cos ऑफ थीटा। तो E मेरे पास आ जाएगा G/r² dM cos ऑफ थीटा। अब वही प्रॉब्लम है जी कि cos ऑफ थीटा का अब यहाँ पर हम क्या करें। तो आप देखें, मैं फिर डायग्राम बनाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे आपने एक ये इधर से एक लेंथ एलिमेंट जो है वो काटा, यूँ ये आपने काटा, ये यहाँ से एंगल कितना बना रहा था, ये यहाँ से एंगल थीटा या आप कह लें डी थीटा एंगल बना रहा था। तो इसकी ये कितनी होगी, RD थीटा, ठीक है। इधर से ये सिचुएशन हमारे पास, ये इसका रेडियस R है और ये एंगल थीटा ये बना रहा है। तो इस तरफ कंपोनेंट क्या था, DE साइन ऑफ थीटा और इस तरफ भी DE साइन ऑफ थीटा। तो पीछे सिर्फ रह गया DE cos ऑफ थीटा, ठीक होगी बात। तो हमारे पास जो है वो मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू dm/dl। m कितना है, इसकी लेंथ हमने ये निकाली है यहाँ पर, ये s जिसको कहा था, ये कितनी है, ये r फाई है और ये dm और इसका dl कितना है, ये जो हमने निकाला है dl इज इक्वल टू r, इधर लिख लेते हैं इसको, dl इज इक्वल टू RD थीटा। ये हो जाएगा RD थीटा, R से मर गया तो dm मेरे पास, dm जो है
ये मेरे पास m d थीटा ओवर फाई, ठीक है, r से कैंसिल हो गया और ये मेरे पास आ गया। अब आपके पास जो एक्सप्रेशन है E इज इक्वल टू जी ओवर आर स्क्वायर, उसमें ये वैल्यूज़ जो हैं इनको सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास m ओवर फाई, ठीक है जी, कॉस थीटा डी थीटा जो है ये आ जाएगा और इसकी लिमिट जाएगी -5/2 से, ये 5/2 टू 5/2, -5/2 से +5/2 तक। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ई जी ओवर आर स्क्वेयर, ठीक है, और इसके अंदर m ओवर फाई बाहर आ जाएगा और -5/2 से +5/2, ठीक है, और cos थीटा डी थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। अब आपको पता है कि cos थीटा डी थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, E इज इक्वल टू जी ओवर आर स्क्वेयर m ओवर फाई और ये साइन थीटा -5/2 से +5/2। ई हमारे पास क्या आ जाएगा, जी ओवर आर स्क्वेयर m ओवर फाई साइन 5/2 माइनस साइन -5/2, इसको बंद कर दें तो ई हमारे पास आ जाएगा जी ओवर आर स्क्वेयर m ओवर फाई, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 2 साइन 5/2, यानी कि ई हमारे पास आ गया 2gm आर स्क्वायर फाई साइन 5/2। ये चीज़ जो है ये हमारे पास निकल आई, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये हमारे पास। अब हमने अभी आगे मैं आपको बताता हूँ कैवेंडिश सॉरी फॉर इंटरप्शन डियर स्टूडेंट्स, तो दोबारा शुरू करते हैं। अब ये जो है मैंने एग्जांपल्स जो है आपको जो बतानी थी वो बता दी हैं इससे रिलेटेड, इस आर्टिकल से रिलेटेड। बाकी आप शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स तो आपने करने ही हैं जो बुक के पीछे दिए हुए हैं, और उसके अलावा भी आपको असाइनमेंट्स जो हैं वो मिल जाएंगी व्हाट्सएप पे और गूगल क्लासरूम पे। आप कोई भी क्वेश्चन में से व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं क्योंकि ज़्यादा मसाइल हैं तो जूम पे हम मीटिंग जो है उसको भी अरेंज कर सकते हैं। मैं ऑल द टाइम ऑनलाइन होता हूँ, हर वक्त आपके सवालों के जवाब देने के लिए मैं मौजूद हूँ, ठीक है। आप जब जिस वक्त चाहें आप व्हाट्सएप के ऊपर कर सकते हैं। ज़्यादा मसाइल हैं, नहीं समझ आ रही तो फिर हम जो है इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। जूम के ऊपर भी हम मीटिंग कर सकते हैं लाइव, लेकिन जूम पे मसाइल होते हैं वो मैं ये लेक्चर के एंड पे कुछ चीज़ें आपके साथ जो है वो डिस्कस करूँगा। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट
G. Determination with Cavendish method. ये क्वेंडिश जो है ना, ये साइंटिस्ट का नाम है हेनरी क्वेंडिश। इसने सबसे पहली दफ़ा 1798 में, ठीक है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट जी जो है इसको डिटरमिन किया था। हेनरी क्वेंडिश has calculated the value of G in 1798 में। इसने क्या किया, यूज़ किया एक बैलेंस। He used a balance which is known as torsion बैलेंस, जिसको कि हम क्या कहते हैं, टॉर्शन बैलेंस। इसने 2 स्मॉल बॉल लिए ऑफ मास m. He took 2 small balls of mass m. इसने 2 बॉल्स लिए स्मॉल मास m के, और इनको अटैच कर दिया with the end of a light rod of length L, and attached them with a light rod of length L. ठीक है जी, लेंथ एल की रॉड के साथ इसने इसको अटैच कर दिया क्वेंडिश ने। लेकिन रॉड जो है वो सस्पेंड कर रही थी, लटकी हुई थी। वाइल द रॉड इज सस्पेंडेड, सस्पेंडेड का मतलब होता है लटका होना, इज सस्पेंडेड बाय अ वर्टिकल फाइबर। एक वर्टिकल फाइबर जो है उससे रॉड जो है वो लटकी हुई थी। अब उसने क्या किया कि ये तो लाइट बॉल थे, अब उसने 2 और बॉल्स लिए जो बिग मास के थे। He took 2 more balls of mass m, ठीक है, mass m, 2 more large balls of mass m। दूसरे 2 और बॉल दिए जो कि लार्ज थे, और उनको प्लेस किया एंड प्लेस देम एट पोजीशन। ये मैं पोजीशन का आपको बताता हूँ फिगर बना के। एट पोजीशन ए ऑन ऑपोजिट साइड्स, ठीक है, पोजीशन ए के ऊपर ऑपोजिट साइड। अब ये मैं फिगर बनाता हूँ, देखिए आप, ये क्या था कि हमारे पास फाइबर था क्वार्ट्ज,
एक मटेरियल होता है उसका। अब यहाँ पर जो है इधर ये बॉल है, ये बड़ा बॉल है, ये ए पोजीशन है, ठीक है। फिर ये बड़ा बॉल जो है इसकी, अच्छा यहाँ पर ये छोटे बॉल हैं, देखें ये यहाँ पर ये छोटे बॉल्स हैं जिनका मास m है, ठीक है। ए, अब फिर ए की पोजीशन जो है यहाँ पर वो ये है, ये बड़े बॉल की ये पोजीशन ए है। अब एक बॉल जो है यहाँ पर वो पोजीशन बी के ऊपर भी है, ये पोजीशन बी है। तो ये क्या है, ये क्वार्ट्ज फाइबर है, एक रॉड है जिसकी लेंथ L है और ये मासेस, एक का मास M है, दूसरे ये जो बी हैं इनका मास कैपिटल M है, ये लटके हुए। अब पोजीशन ए के ऊपर, एट पोजीशन ए द लार्ज masses will attract the small masses, ठीक है जी। जब पोजीशन ए, इस पोजीशन ए के ऊपर ये दोनों बॉल जो हैं ये छोटे बॉल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। किसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटी है ना इनके दरमियान, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये अपने आप को एक दूसरे की तरफ अफेक्ट करेंगे। और ग्रेविटेशन की वजह से क्या होगा, एक काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होगा। ड्यू टू ग्रेविटेशन a counter clockwise torque is produced। तो एक काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो जब ये टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा तो रॉड जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच जाएगी, ठीक है। The rod will reach to the equilibrium position। तो रॉड जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच जाएगी, ठीक है। यानी कि इक्विलिब्रियम के अंदर इस टॉर्क की वजह से आ जाएगी। तो इस पोजीशन पर, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, एट दिस पोजीशन द ग्रेविटेशनल टॉर्क must be equal to the restoring torque। तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर रिस्टोरिंग, अब रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो कहाँ से आएगा? वो रिस्टोरिंग टॉर्क ये है कि जब ये यूं टॉर्क पैदा होगा तो इस रॉड की वजह से भी एक टॉर्क पैदा होगा। वो जो रॉड की वजह से ये जब यूं घूमेंगे तो रॉड भी ट्विस्ट करेगी, तो जब रॉड ट्विस्ट करेगी तो रॉड के ट्विस्ट होने की वजह से एक रिस्टोरिंग टॉर्क होगा। तो जब रिस्टोरिंग टॉर्क और ग्रेविटेशनल
टार्क एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे तो हम कहेंगे कि जी कि हमारा जो सिस्टम है वो इस वक्त इक्विलिब्रियम के अंदर आ गया। वो इक्विलिब्रियम है कि दोनों टार्कों ने एक दूसरे को जो है वो बैलेंस कर दिया। अब जो रिस्टोरिंग टार्क है वो कौन एग्जर्ट कर रहा है? ये रिस्टोरिंग टार्क जो है दैट इज exerted by फाइबर। वो जो फाइबर है जिससे हमने लटकाया हुआ राड को वो क्या रहा है, वो ट्विस्ट से अनट्विस्ट होगा। देखिए ये राड को मूव होगी ना ग्रेविटेशनल टार्क पे, तो ये फाइबर जो है ये ट्विस्ट होगा फिर अनट्विस्ट होगा। अब अगर लार्ज मासेस जो हैं, इफ द लार्ज मासेस आर प्लेस्ड पोजीशन बी, अगर लार्ज मासे जो है उनको पोजीशन बी के ऊपर प्लेस कर दिया जाए, यानी कि पहले ये ए पोजीशन पे थे, अब इनको इधर बी पोजीशन के ऊपर हम ले आए, तो क्या होगा? दोबारा अगेन द क्लॉकवाइज टार्क is produced and rod again reaches to the equilibrium position। अब पोजीशन 2 के ऊपर जब लेके आएंगे दोबारा टार्क, पहले काउंटर क्लॉकवाइज था यानी कि एंटी क्लॉकवाइज था, पहले जो टार्क प्रोड्यूस हुआ था वो इस तरह था एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन अब जब पोजीशन बी पे लेके आए तो टार्क इस तरह का क्लॉकवाइज टार्क जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो रॉड जो है वो एक और इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर आ जाएगी। तो अब आप देखें कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल टार्क है, जो ग्रेविटेशनल टार्क है ग्रेविटेशनल टार्क इज, हमारे पास जो ग्रेविटेशनल टार्क है वो आ जाएगा हमारे पास। देखिए टा आपको पता है कि आर परपेंडिकुलर एफ के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि हम इसको वैसे क्या कहते हैं कि टा होता है आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन ऑफ थीटा। तो एफ आर परपेंडिकुलर क्या है? आर साइन ऑफ थीटा, इसके बराबर टार्क होता है। तो टार्क हमारे पास अब यहाँ पर आर परपेंडिकुलर क्या है? L/2 इसका हाफ, ठीक है, L/2 एफ प्लस फिर L/2 एफ दोनों साइडों से, L/2 एफ और L/2। और अगर R डिस्टेंस है, मास M, इफ R इज डिस्टेंस between mass M and small mass m, ठीक है, लार्ज मास और स्मॉल मास m, अगर उनके दरमियान r जो है वो डिस्टेंस है, तो फिर इनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो होगी हमारे पास Fg/m/r²। ये हमारे पास जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। अच्छा, इसको सॉल्व करें तो 2L/2F 2 से काट गया तो LF, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आप देखें कि टा हमारे पास जो है
वो क्या आ जाएगा, 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो L इंटू GMM/r², ये हमारे पास टार्क की वैल्यू आ जाएगी। अगर थीटा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इफ थीटा इज द एंगुलर displacement through which the rod is twisted, through which the fiber is twisted। ठीक है जी, अगर थीटा हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जिससे फाइबर ट्विस्ट हुआ है, यानी कि रिस्टोरिंग टा लगाया है, तो टा थीटा के बराबर है और टा इज इक्वल टू सी थीटा के बराबर हो जाएगा। टा इज इक्वल टू सी थीटा के। ये हमारे पास कौन सा टार्क है, दिस इज द रिस्टोरिंग टार्क, जो कि फाइबर की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। जब मासेस ने रोटेट किया, उनमें टार्क प्रोड्यूस हुआ, तो उसको अपोज करने के लिए फाइबर जो है वो ट्विस्ट से अनट्विस्ट हुई, तो एक रिस्टोरिंग टार्क जो है वो प्रोड्यूस हुआ। सी यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, सी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, यहाँ पर ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। तो अब अगर हम जो है ये इक्वेशन अगर 3 है तो कंपेयर कर लें हम ये इक्वेशन 3, इसको 4 कह लें चले और इसको 3 कह लें। तो अगर हम कंपेयर कर लें 3 और 4 को, तो हमारे पास क्या आएगा, टा ग्रेविटेशनल, ये क्या टा ग्रेविटेशनल और ये टा रिस्टोरिंग, दैट इज इक्वल टू टा आर। तो GMM/r² इज इक्वल टू सी थीटा। ये हमारे पास चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ से G की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगी, r² सी थीटा डिवाइड बाई MML, ये वैल्यू। तो यहाँ पर अगर आप पुट करें वैल्यूज ऑफ r सी थीटा M एंड L, ये सारी वैल्यूज जो है इनको हम पुट करें इसके अंदर, ये सारी ये वैल्यूज़ को, तो हमारे पास G जो है वो निकल आएगा 6.67 259 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये जी की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन अब जो जी की एक्सेप्टेड वैल्यू, अब नई जो वैल्यू एक्सेप्टेड है जी की, वो हमारे पास है 6.67 259 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी इस वैल्यू के अंदर 0.013%, ठीक है जी। तो दैट वाज अ मेथड, ये वो मेथड है कि जिसकी मदद से हमने जो जी की वैल्यू है, कांस्टेंट, कैपिटल कांस्टेंट जी जो है, उसको क्वेंडिश, हेनरी क्वेंडिश, ठीक है,
इसने डिटरमिन किया था और इस मेथड से, ये जो सारा आपको मैंने बताया, इस मेथड से इसने इसकी वैल्यू को डिटरमिन किया था। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमने स्टडी करनी है यहाँ पर, वो हमने करनी है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड एंड हॉलो स्फीयर। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड एंड हॉलो स्फीयर। gravitational field due to solid and hollow sphere। hollow sphere जो है इसको हम शेल भी कहते हैं। तो आपको एक बात का तो पता है कि अगर कोई मास m हो किसी डिस्टेंस r के ऊपर, तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ एक्ट करती है, और E जो है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू gm ओवर r स्क्वायर होता है, और यही g के बराबर होता है हमारे पास। ये m क्या है? ये एक पॉइंट मास है। अच्छा, अब गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, हमने इसको देखना है। अभी मैं इसकी एप्लीकेशंस आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है। तो गॉसेस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, हमने इसको अब देखना। अच्छा, गॉसेस लॉ का आप देखें कि गॉसेस लॉ के बारे में आपने 12th चैप्टर जो है सेकंड ईयर का, उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हवाले से भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये उस किस्म का ही गॉसेस लॉ है, लेकिन हमने इसको यूज़ करना है ग्रेविटेशन के लिए। और यहाँ पर हम सिर्फ गॉसेस लॉ जो है उसको प्रूव तो नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि सिर्फ उसके रिजल्ट्स जो हैं, गॉसेस लॉ के जो रिजल्ट्स हैं ग्रेविटेशन के लिए, उनको डिस्कस करेंगे। रिजल्ट्स ऑफ गॉसेस लॉ। ठीक है, इसके सिर्फ रिजल्ट्स जो हैं हम उनको यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो अब सबसे पहले हमने जो गॉस लॉ है इसको स्टडी करना है। जैसे मैंने ऊपर लिखा है हॉलो स्फीयर या शेल के लिए। हॉलो स्फीयर मतलब जो चीज़ अंदर से खाली हो, जिसके अंदर जो है वो कोई चीज़ ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हॉलो स्फीयर या हॉलो शेल का नाम देते हैं। अब इसमें तीन चीज़ें होंगी, 1, 2 और 3 पॉइंट्स होंगे। देखें, ये हमारे पास एक हॉलो शेल है, ये इसका ओरिजिन है, ये इसका रेडियस r है। इस जगह पर हमारे पास कोई पॉइंट P है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो r है। आउटसाइड द शेल, r ग्रेटर देन r, सरफेस के ऊपर r के बराबर है, और इनसाइड r जो है वो लेस देन r। तो ये हमारे पास है। तो आउटसाइड के लिए आप पहले देखें कि अगर आउटसाइड का केस लें, यानी कि r जो है वो ग्रेटर देन r है, तो हमारे पास कितना E होता है इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर? तो ये होगा gm ओवर
आर स्क्वायर, यानी कि E1/r² के साथ वेरी करिए। जो जो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो फील्ड जो है वो कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसी तरह एट सरफेस, यानी कि एट r इज इक्वल टू r। अब देखें यहां पर इस जगह पर ये सरफेस है, इस जगह पर r, सिर्फ इस एक्सप्रेशन में ये r जो है ये रिप्लेस होगा कैपिटल R से, तो E आ जाएगा Gm/r²। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहां तक तो फील्ड जो है वो कांस्टेंट है सरफेस तक। उसके बाद तीसरे नंबर पे इनसाइड r लेस देन r, तो इनसाइड E0, इनसाइड यहां आगे इसके अंदर इनसाइड E0। अच्छा, ये E0 इनसाइड द हॉलो स्फीयर है, ये सेंटर की बात नहीं हमने की, ये हमने सेंटर की बात नहीं की यहां पर। ये हमने कहा है कि इनसाइड 0 है, सेंटर के ऊपर तो चलो r 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, वो सेंटर पे तो होगा, लेकिन ये इनसाइड, यानी कि इनसाइड का मतलब है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर ये 0 है। E सेंटर पर तो 0 होगा ही, लेकिन यहां पर E0 का मतलब है दिस E0 मीन्स दैट ऑन एनी पॉइंट inside the hollow sphere the field is 0। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर फील्ड जो है वो 0 है। देखें, आप जब सेंटर की बात करते हैं ना, तो आप कहते हैं जी कि ये हमारा स्फीयर है, ये सेंटर है, तो इस तरफ भी ग्रेविटेशनल फोर्स, इस तरफ भी, 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 ऐसे भी, तो ये तो सारी आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और ई सेंटर जो है वो 0 हो जाएगा। लेकिन हम यहां पर ये बात कर रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पे, सपोज करें कि मैं ये शेल लेता हूं और यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं, मैं कहता हूं यहां पर मैं कोई पॉइंट P ले लेता हूं। अब ये पॉइंट सेंटर के ऊपर तो नहीं है, इसके ऊपर इस तरफ भी फोर्स लगेगी, इस तरफ भी लगेगी, इस तरफ भी लगेगी, ठीक है, और यहां पर ऐसे भी फोर्स होगी, ऐसे भी फोर्स होगी, ऐसे भी फोर्स होगी, ऐसे भी फोर्स होगी, ये सारी फोर्सेस लग रही हैं। और इसके ऊपर पूरे DM, इस तरफ भी DM मास होगा, इस तरफ भी DM मास होगा, इस तरफ भी DM मास होगा, हर तरफ इसके मास होगा और उन पॉइंटों के ऊपर फोर्स जो है वो लग रही होगी। देखिए, अब इसके ऊपर जो E है, यहां पर फील्ड ऊपर की तरफ जो एक्ट कर रही है, E अप, ऐसे ये ऊपर की तरफ जो फील्ड एक्ट कर रही है, इसके अंदर Gm/r²। तो Gm मास भी कम और रेडियस भी कम। देखो ना, यहां पर इस जगह पर, इस पॉइंट का, यहां पर मास भी कम होगा और रेडियस भी कम होगा इस पॉइंट के ऊपर। इधर देखो ना, इधर मास की कंसंट्रेशन कम होगी इस जगह पर और रेडियस भी कम है। लेकिन आप अगर इसके नीचे आना शुरू कर दें तो बॉटम से अगर आप देखें E, ये तो E अप था, ठीक है, ये E अप था, E बॉटम देखें, अगर E बॉटम अगर आप देखें तो बॉटम के ऊपर Gm, इसको स्मॉल m जो है क्या, Gm बट r²। अब बॉटम पे देखो, बॉटम पे मास भी बढ़ रहा है और रेडियस भी बढ़ रहा है, तो
तो क्या हुआ, अप और बॉटम दोनों पे जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो इसलिए आप कोई भी पॉइंट ले लें स्फीयर के इनसाइड, हॉलो स्फीयर के इनसाइड कोई भी पॉइंट कहीं पर भी रख दें, तो आप देखेंगे कि अगर इस पॉइंट के ऊपर मास ज्यादा है तो रेडियस भी ज्यादा है, ठीक है। मास ज्यादा है तो रेडियस भी ज्यादा है, तो फील्ड वही होगी। इस जगह पर सॉरी, इस जगह पर मास ज्यादा है तो रेडियस भी ज्यादा होगा। इस जगह पर मास कम है तो रेडियस भी कम होगा। तो अगर मास कम हो तो ग्रेविटी कम होती है, और अगर रेडियस कम हो तो ग्रेविटी ज्यादा होती है। देखिए ये दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है चाहे पॉइंट इधर हो, चाहे पॉइंट इधर हो, इधर हो, इधर हो, रेडियस और मास जो है वो एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे, और नेट फील्ड जो है इनसाइड वो हमारे पास जीरो के बराबर ही आ जाएगी। अब शायद आपको ये बात थोड़ी सी जो है वो समझ आ गई होगी, ठीक है। अब अगर हम इसका ग्राफ जो है, ये जो अब सारा हमने स्टडी किया है, इसका ग्राफ अगर प्लॉट करें, ठीक है जी, इसका ग्राफ जो है वो हम प्लॉट करके देखें। ये देखें हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर ये कोई स्फीयर है, ये आर इसका रेडियस है, इसको इससे मिला दें, ठीक है। इनसाइड के लिए यहाँ पर ई ज़ीरो है इनसाइड में, ठीक है। उसके बाद इस जगह पर आर के बराबर है, कांस्टेंट है फील्ड यहाँ पर। ये हमारे पास आर और ई के दरमियान ग्राफ है, ठीक है। उसके बाद देखें आउटसाइड के लिए ये कुछ यूँ आ रहा है, क्योंकि ई जो है वो 1/r² से ये फील्ड जो है वो कम होनी, जो जो डिस्टेंस बढ़ेगा फील्ड जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और इस जगह के ऊपर ये जहाँ पे सरफेस है, ठीक है, ये इधर ई है हमारी gm/r², ठीक है जी। तो जो भी हमारे सिमेट्रिक केसेस होंगे, इन सिमेट्रिक केसेस, ठीक है, जो सिमेट्रिक हमारे पास केस हैं, तो फील्ड जो है इनमें, फील्ड विल बी ज़ीरो इनसाइड। लेकिन उस वक़्त जब वो हॉलो हो, जब उसके अंदर कोई मास जो है वो मौजूद ना हो। तो ई जब हॉलो होगा तो किसी भी पॉइंट पर स्फीयर के अंदर जो है वो ज़ीरो होगा। इन केस ऑफ शेल ई विल बी ज़ीरो एट any point inside the sphere। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं सॉलिड स्फीयर को डिस्कस करूँगा। अब मैं यहीं पर इसको वीडियो को जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ, और आखिर में चंद बातें आपसे डिस्कस कर लूँगा। कल मुझे जो है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि इवनिंग क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रिंसिपल साहब को फ़ोन किया है कि जी इसकी क्लास नहीं हो रही मैकेनिक्स की। तो ये तो टोटली मतलब है कि आप कह लें कि आपने इन स्टूडेंट्स ने, जो इवनिंग के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने पूरे फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट की इंसल्ट की है। यानी कि मैं जो हूँ, मैं क्या हूँ, मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट का। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, और मैंने इवनिंग का जो CR था
उसको मैंने ये बताया भी था कि मैं अब ऑफिशियली जो है वो टीचर हूँ आपका मैकेनिक्स का। तो जो इवनिंग के स्टूडेंट्स हैं मैंने उनका बिल्कुल बाइकआउट कर दिया और मैंने कहा कि जब तक आप प्रिंसिपल से मुझे कंफर्मेशन नहीं लेके देंगे मैं उनको नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, मैं देखिए मेरा मसला बताऊँ कि आप पढ़े ना पढ़ें, ठीक है। जूम क्या होता है भाई, व्हाट इज़ जूम? जूम मैं आपके लिए बताऊं कि सबसे डिफेक्टिव मेथड ऑफ ऑनलाइन टीचिंग है, सबसे बड़ा डिफेक्टिव लफ्ज़ समझ रहे हैं, ठीक है। ये वर्ड मैं उस वक्त तक सेटिस्फाई नहीं होता जब तक मैं पूरा लेक्चर जो है वो बोर्ड के ऊपर डिलीवर ना कर दूँ। तो लिहाजा मैं तो कभी भी जूम पे नहीं पढ़ाऊँगा, लेक्चर नहीं दूंगा। हाँ, जूम पे ये चीज़ हो सकती है कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे साथ उसमें जूम में मीटिंग में आ जाएं और डिस्कस कर लें, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने हर वक्त आप लोगों को ये कहा हुआ कि आप व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ सकते हैं, वॉइस मैसेज टेक्स्ट करें, मैं आपको आंसर दूंगा। मैं ऑल द टाइम आई एम ऑनलाइन फॉर यू पीपल। लेकिन जो लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, अब ये जो इवनिंग के स्टूडेंट्स हैं, अब वो जो जी आ रहा है इवनिंग की, जिसने प्रिंसिपल को फ़ोन किया है, ठीक है, वो उसका ये कहना है जी कि उसको पता ही नहीं था कि मैं जो हूँ वो ऑफिशियल टीचर हूँ। तो पता नहीं इनकी कैसी कम्युनिकेशन है। जब मैंने सीआर को बताया और इनकी इन्हीं फजूल हरकतों की वजह से मैंने इनका ग्रुप भी पहले छोड़ा। मैं इनका जो व्हाट्सएप का ग्रुप था उसमें मैं ऐड हुआ, मैंने उस ग्रुप को भी छोड़ दिया। इन्हीं की इन घटिया, पता नहीं किन टीचरों से ये स्टूडेंट जो हैं वो पढ़े हुए हैं, मुझे नहीं समझ आती। जिनको मतलब कि मैं एक घंटे की वीडियो, एक घंटे से ज़्यादा की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, तो ये फिर भी कह रहे हैं जी कि फिज़िक्स वाले हमें मैकेनिक्स 2 जो है वो नहीं पढ़ा रहे और प्रिंसिपल को फ़ोन कर रहे हैं। अब मैंने इनकी सारी जो इवनिंग वाले हैं इनकी सारी मैंने इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म कैंसिल कर दी है। जब इनकी सारी असाइनमेंट मैंने कैंसिल कर दी है। जब तक ये मुझे प्रिंसिपल से कंफर्मेशन नहीं लेके देंगे मैं इनके दोनों कोर्सों का जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। ये नई कंफर्मेशन लेकर देते तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ये किसी प्रिंसिपल साहब को कहें और कोई और टीचर जो है वो उसको कर लें अरेंज। और जहाँ तक मेरा तल्लक है, मैं जो है ये वीडियोस बनाता रहूँगा और अपलोड करता हूँ। मसला ये है कि आप पढ़ें या ना पढ़ें, ठीक है। ये मैं मॉर्निंग के स्टूडेंट्स को भी कह रहा हूँ, आप पढ़ें या ना पढ़ें, आप मेरी तरफ से भाड़ में जाएं, ठीक है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ, आप पढ़ें या ना पढ़ें, आप मेरी तरफ से भाड़ में जाएं। मैंने तो पढ़ना है ना, मैं आपको नहीं पढ़ाता, मैं अपने आप को पढ़ा रहा था, ठीक है जी। तो इसलिए जो है अब नेक्स्ट जो है ये जो इवनिंग वाले हैं इनका तो जो है वो अल्लाह ही मालिक है, ठीक है। ये जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं लेके देंगे, इनका इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का भी सारा कोर्स मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने कहा अगर मुझे कहेंगे कि नंबर लगाओ, मैं सब के 0 नंबर 20 में से लगा दूंगा, मैं सब के 0 लगा के दे दूंगा। अब यहाँ तो ये अपना कोई नया टीचर अरेंज करेंगे या कुछ करेंगे। बाकी जहाँ तक ये है कि आपको असाइनमेंट्स मिल रही हैं, उन असाइनमेंट्स को करें और ये जो मेरे लेक्चर्स हैं इनको रेगुलरली दें और इसमें ताख़ीर मत करें, वरना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाएंगी और आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। मैंने तो पढ़ाते ही रहना है और मैं पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि मैं जब तक पढ़ाऊँगा नहीं उस वक्त तक जो है वो चीज़ें मुझे समझ नहीं आएंगी। लिहाजा मैं तो ये वीडियोस बनाता पढ़ूँगा, आप पढ़ें या ना पढ़ें ये आपका मसला है। बहुत शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।